Good afternoon, dear students. How are you? Okay. तो हमारी इंग्लिश की क्लासेस चल रही हैं। ये इंग्लिश की हमारी 13th क्लास है। इसमें हम टेंस स्टडी कर रहे हैं और टेंस की हमारी ये 4th क्लास है। ठीक है। इससे पहले हमने एक ही टॉपिक फिनिश किया, मॉडल्स, और उसके बाद हमने स्टार्ट किया था टेंस। टेंस में हमने सीखा था कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद सीखा था कि कंटिन्यूस जो टेंस होता है उसमें कंटिन्यूटी को शो करने के लिए बी ई बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। प्रेजेंट के लिए उसके प्रेजेंट की फॉर्म लिख देना, पास्ट के लिए पास्ट फॉर्म। जैसे बी ई जे एम आर क्या है, प्रेजेंट, और पास्ट क्या है, वाज वर। उसके बाद हमने सीखा था कि परफेक्ट टेंस को शो करने के लिए क्या यूज होता है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैव प्रेजेंट के लिए हैव की फॉर्म क्या होते हैं, हैज और हैव। पास्ट के लिए हैड। फिर हमने सीखा था कि फ्यूचर टेंस को डिनोट करने के लिए विल और सेल दो वर्ड होते हैं, सेल और विल। ठीक है। तो कंटिन्यूटी के लिए बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। परफेक्ट के लिए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर के लिए सेल और विल। उसके बाद हमने देखा था कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या था, परफेक्ट भी था और कंटिन्यूअस भी था। यानी कि हैव भी था और अब हैव को चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि बी को बना दिया बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हमने स्ट्रक्चर लिखा था, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव। हैज या हैव क्यों आए, परफेक्ट के लिए। और कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखो परफेक्ट के लिए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना जरूरी, और कंटिन्यूअस के लिए बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का आना जरूरी। तो क्या आएगा, बी का ही क्या बना देंगे हम, थर्ड फॉर्म बीन, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या बताया था मैंने, परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम भी होता है, और टाइम कैसे लगाते हैं हम, फॉर या सिंस का यूज करते हैं और उसके बाद लिखते हैं हम टाइम। ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, ये मैंने कल करवा दिया था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट, इसका क्या हो जाएगा, पास्ट की फॉर्म हैड, ये क्या है, एज इट इज, सब बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एज इट इज। ठीक है। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट, फ्यूचर के लिए क्या आएगा, शैल या विल। परफेक्ट के लिए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूटी है तो बी की बना देंगे, बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट, फिर वही फॉर या सिंस, और उसके बाद टाइम। तो इतना हमने कंप्लीट कर लिया था। नोट का लगेगा यहाँ, बीन से पहले हैज हैव नोट, हैड नोट, शैल विल के बाद नोट। यहाँ देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल विल, यहाँ नोट लगेगा यहाँ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगता है और हेल्पिंग वर्ब इतनी सी है तो इसके बाद नोट यहाँ लगेगा। इतना हमने स्टडी कर लिया था। ठीक है। इसमें एक पॉइंट रहता था कि फोर कहाँ लगेगा और सिंस कहाँ लगेगा, फोर का यूज होगा और सिंस का यूज होगा, ये करना है हमें। ठीक है। तो देखो फोर और सिंस, फोर का लगता है और सिंस का लगता है। सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम। फोर लगता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सिंस का लगेगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फोर का लगेगा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब ये समझो पॉइंट ऑफ टाइम क्या है और पीरियड ऑफ टाइम क्या है। देखो पीरियड दो पॉइंट से मिलके बनता है और पॉइंट अपने आप में एक पॉइंट है।
ठीक है, जैसे मैंने पेन रखा ये एक पॉइंट, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन जब एक इधर है एक इधर है, एक पॉइंट इधर है एक पॉइंट इधर, इन दोनों को मिला के जो बनेगा वो बनता है पीरियड। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। देखो मैं बोलूं संडे या मार्च या बोलूं 2007, तो सब क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। देखो कैसे, जैसे मैंने लिखा संडे, यहाँ संडे इधर है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे, सैटरडे संडे ऐसे लिखा हुआ पॉइंट, क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। एक संडे कहते हैं एक ही पॉइंट डिनोट हो रहा है कि संडे एक ही दिन। ठीक है, अब मैं बोलूं 10 ईयर्स, क्या बोलूं 10 ईयर्स, 10 साल। 10 ईयर्स देखो, पहले 0 साल था, फिर 1, फिर 2 करके ऐसे ऐसे करके 5, ये 10 साल हुए। यानी कि 0 से लेके 10 ऐसे एक पीरियड बना, 10 साल का पीरियड। ठीक है, समझ आया पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक पॉइंट से एक ही उससे डिनोट हो जाए, जो एक ही पॉइंट से। जैसे मैंने बोला संडे, इससे आगे पीछे क्या है, सैटरडे है, मंडे है। ठीक है, जैसे मैंने बोला मार्च, एक खुद अपने आप में मार्च एक पॉइंट है, उससे पहले जाएंगे तो फरवरी, आगे जाएंगे तो अप्रैल आएगा। अब मैं बोलूँ 6 मंथ्स, तो 6 मंथ्स अपने आप में कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि 6 मंथ्स देखो, जनवरी से जून भी 6 मंथ होता है, और फरवरी से जुलाई भी 6 मंथ होता है। जनवरी से जून भी और फरवरी से एक पॉइंट नहीं है कोई निश्चित। ठीक है, ये पीरियड है कि जनवरी से जून या फरवरी से जुलाई, या ठीक है, या जुलाई से दिसंबर। ठीक है, आया समझ में सिंस और फॉर। अगर समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो देखो एक तरीका और है। सिंस कहाँ कहाँ लगता है और फॉर कहाँ कहाँ लगता है, ये याद रख लेना। देखो फॉर कहाँ कहाँ लगता है, जैसे आ जाए 10 ईयर्स, या इसकी जगह मैं कुछ भी कर दूँ 12 ईयर्स, 50 ईयर्स। ठीक है, आ जाए 2 मंथ्स, या मैं इसकी जगह कर दूँ 10 मंथ्स, 15 मंथ्स। ये आ जाए 7 डेज। ठीक है, इसकी जगह मैं कुछ भी लिख दूँ 10 डेज, 12 डेज। ठीक है, ये लॉन्ग टाइम। इन सब के साथ क्या आएगा, फॉर। और सिंस किस किस के साथ आएगा, यहां और लिख लो एक, 4 वीक्स, 4 हफ्ते, या मैं इसको 10 वीक्स, 12 वीक्स कुछ भी लिखूंगा ऐसे। ठीक है, ये सब क्या है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या आएगा, फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम देखो, डेज के नाम है, जैसे संडे, मंडे। ठीक है, ऐसे ही महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे ही कोई भी। ठीक है, ऐसे ही कोई भी ईयर लिखा हुआ है, 1960, 2006, 2016, ऐसे ही कुछ भी हो जाए, कोई भी एक नंबर। ठीक है, या उसके बाद कोई भी ओकेजन हो, जैसे होली, दीपावली, ईद वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ भी हो। ठीक है, या फिर कोई भी स्टेज ऑफ लाइफ, जैसे चाइल्डहुड। ठीक है, सिंस मंडे, सिंस मार्च, सिंस 2014, सिंस होली, सिंस दीपावली, सिंस चाइल्डहुड। इनके साथ इनसे इनके ये जो टाइम को डिनोट कर रहे हैं, इनसे पहले क्या लगेगा, सिंस। ठीक है, और इन सब के साथ क्या लगेगा, फॉर। ये है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है फॉर, और सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो गया है। अब हमारा सिर्फ एक टेंस बचता है, इंडेफिनेट। ठीक है, कर दूं अब, देखो इंडेफिनेट,
इंडेफिनेट की एक तो स्पेलिंग देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार आते हैं इंडेफिनेट, INDEFINITE, इंडेफिनेट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट की। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट की डेफिनेशन देखो पहले, कौन सा टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट, कि प्रेजेंट में कोई भी काम होता है, प्रेजेंट में कोई भी काम होता है, वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखो, प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है, यानी कि कोई काम एक्चुअल में चल रहा है ना, वो तो कोई काम चल रहा है वो तो है कंटिन्यूअस, लेकिन कोई काम होता है रूटीन में, वो क्या है, वो है इंडेफिनेट। देखो डिफरेंस ध्यान से, आप बैठे हो, बुक लेके बैठे हो, पढ़ रहे हो आप, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ क्या कर रहे हो, आप बोलोगे कि पढ़ रहा हूँ, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, एक दूसरी सिचुएशन देखो, आप बैठे हो टीवी देख रहे हो, मैं आप भी क्या करते हो, मैं बीएससी करता हूँ, तो मतलब आप देख तो टीवी रहे हो, टीवी देख रहे हो, ये कौन सा है, कंटिन्यूअस। और क्या करता है, मैंने पूछा क्या करते हो, तो आप बोल रहे हो बीएससी करता हूँ, तो वो क्या है, वो क्या है, वो इंडेफिनेट है। डिफरेंस है समझ में, कोई भी काम प्रेजेंट में होता है वो क्या है, इंडेफिनेट, और एक्चुअल में जो चल रहा है वो क्या है, कंटिन्यूअस। ठीक है, ये तो थी डेफिनेशन। इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से इसका स्ट्रक्चर, वो देखो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस कब आएगा, ये बात है इंपॉर्टेंट। देखो एक छोटा सा रूल होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट तो लेगा सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट लेगा प्लूरल वर्ब। यानी कि एक वचन जब सब्जेक्ट होगा तो एक वचन के साथ तो एक वचन वाली वर्ब आएगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, बहुवचन के साथ बहुवचन जब सब्जेक्ट होगा उसके साथ बहुवचन वाली ही वर्ब आएगी। एक तो थी छोटी सी बात ये, और दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो कि कोई भी नाउन है, जैसे मैंने लिखा बॉय, इसके साथ मैंने एस लगा दिया, बॉयज बन गया, यानी कि बॉय के साथ मैंने एस लगाया बॉयज बन गया, यानी कि ये सिंगुलर था ये प्लूरल बन गया, सिंगुलर से प्लूरल बन गया एस या एस लगाने से नाउन। लेकिन कोई वर्ब है जैसे प्ले, अगर मैंने प्ले के साथ एस लगा दिया तो ये सिंगुलर बन गई वर्ब। नाउन के साथ आप एस या एस लगाते हो तो वो प्लूरल बनता है, लेकिन जब वर्ब के साथ आप एस या एस लगाते हो तो वर्ब सिंगुलर बनती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप वर्ब के साथ एस या एस लगाओगे तो वर्ब क्या बनेगी, सिंगुलर बनेगी। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट, उसके बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस आएगा। अब देखो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके साथ क्या होगा, एस या एस, क्योंकि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी। सिंगुलर वर्ब कैसे बढ़ती है, एस या एस लगाने से। ठीक है, आया समझ में, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी। जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, या तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगेगा, और जब प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, क्लियर है। जैसे देखो राम प्लेज फुटबॉल, ठीक है, राम फुटबॉल खेलता है, राम क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब आई, देखो प्ले के साथ एस ए एस लगा दिया तो क्या बन गया, सिंगुलर।
सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस लगता है। मैं बोलूं वी, हम, वी प्ले फुटबॉल, ठीक है, आया समझ में। अब देखो इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा। मैंने जब वर्ब पढ़ाई थी तो क्या बताया था कि प्राइमरी ऑक्सिलरी में 3 वर्ब होती हैं, बी, बीई, बी, जिसको कंटिन्यूटी के लिए हमने यूज किया, हैव जिसको हमने परफेक्ट के लिए यूज किया, और तीसरी क्या बताई थी, डू, डी और डू, ठीक है। डू, डू का प्रेजेंट की फॉर्म क्या होती है, डू या डज, और पास्ट की फॉर्म क्या होती है, डिड। तो अब हम यहाँ डू यूज करेंगे इंडेफिनेट में, तो डू यूज करेंगे तो प्रेजेंट में यूज करेंगे तो क्या होगा, डू और डज। अब देखो नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डू या डज, उसके बाद नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट, डू या डज, उसके बाद नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब डू किसके साथ आएगा और डज किसके साथ आएगा बताओ। डू आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। डू आएगा प्लूरल के साथ, डज आएगा सिंगुलर के साथ। ऐसे ही जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाएगी, डू और डज पहले आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, देखो एग्जांपल कैसे आता है। एरर फाइंड आउट करना है, देखो मैं लिख रहा हूं, डज मोहन completes his assignment चलो इतना ही लिख देता हूँ, क्वेश्चन मार्क, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी नो एरर। बताओ एरर है या नहीं है, एरर है तो कहाँ है, एरर है ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, एरर है बी पार्ट में। देखो कैसे एरर है, देखो इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क वाला है तो हेल्पिंग वर्ब आ गया आगे डज। फिर हमने देखा मोन, मोन क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर है तो देखो डज, सिंगुलर के साथ क्या होता है एस आई एस वाली लगती है तो डज, ठीक है। उसके बाद हमने देखा फिर क्या रहा, कंप्लीट्स, यानी कि मोहन कंप्लीट्स। अरे जब हेल्पिंग वर्ब डू या डज आ गए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना कि एस आई एस वाली फॉर्म। तो यहाँ क्या आएगा, कंप्लीट्स नहीं, खाली कंप्लीट आएगा, ठीक है। यानी कि ध्यान से देखो, जब डू या डज लग गया ना सेंटेंस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, उसके साथ एस सी आई एस नहीं आएगा। ये एस सी आई एस वाला फंडा तब है जब डू और डज सेंटेंस में नहीं होते। जब डू और डज सेंटेंस में नहीं है उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही या एस सी आई एस आएगा, ये डिसाइड करता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस सी आई एस लगता है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन जब डू और डज आ गए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, एस सी आई एस का चक्कर खत्म हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। ऐसे आता है। इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आया था सीजीएल में, मेंस में, बड़ा खतरनाक सा सब्जेक्ट सेंटेंस लग रहा था, उसमें देखो डज था, यहाँ बड़ा अजीब सा नाम दिया हुआ था, उसके बाद ऐसे ही एस लगा दिया था और उसके बाद बड़ा ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ था, देखो मैं अभी लिख के दिखाता हूँ आपको, जो इतना खतरनाक सा सेंटेंस था, ये इतना खतरनाक सेंटेंस था, पढ़ सकते हो इसको, पढ़ के दिखाओ। ऐसा ही था एग्जाम में, पहली बार वर्ड सुने थे लेकिन हमें डज दिख रहा था, जब डज आ गया तो यहाँ एस या एस लगा हुआ दिख रहा था, तो एरर तो यही होगा, बाकी कुछ भी रहा, कुछ भी हो सेंटेंस, ठीक है। क्लियर है प्रेजेंट इंडेफिनेट। अब बात करते हैं हम पास्ट इंडेफिनेट की।
बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, प्रेजेंट के पॉइंट पर कोई काम होता है, वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट क्या है, क्या सोच रहे हो कि पास्ट के पॉइंट पर कोई काम होता था, नहीं, पास्ट के पॉइंट पर कोई काम होता था, वो तो क्या थी, पास्ट की हैबिट थी, जिसको हम कहाँ यूज करते हैं, वुड और यूज्ड टू। मॉडल पढ़ाया था, बताया था ना, वुड और यूज्ड टू का यूज कहाँ किया जाता है, पास्ट की हैबिट के लिए। ठीक है, पास्ट में कोई काम होता था, यानी कि पास्ट में कोई काम रूटीन में होता था, जैसे हम स्कूल जाते थे, जैसे हम स्कूल जाते थे, हम क्रिकेट खेलते थे, तो ये क्या है, हमारे पास्ट में ये काम होते थे रूटीन में, तो ये पास्ट की हैबिट थी, इसके लिए तो हम वुड और यूज्ड टू यूज करेंगे। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है कि पास्ट में किसी पॉइंट के ऊपर काम हुआ, जैसे राम स्कूल गया, राम स्कूल गया, ठीक है, राम स्कूल गया, ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। और राम स्कूल जाता था, ये क्या है, पास्ट की हैबिट है कि राम स्कूल जाता था, इसका मतलब क्या हुआ कि वो हर रोज स्कूल जाता था, ठीक है, रेगुलरली। लेकिन राम स्कूल गया, उसका मतलब क्या था कि एक स्पेसिफिक दिन के बता रहा है कि राम स्कूल गया, किसी काम से, हो सकता है फीस भरने गया हो, ठीक है, हो सकता है कोई और काम गया हो। तो समझ में आया पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट की हैबिट के बीच डिफरेंस। प्रेजेंट में कोई काम डेली रूटीन में हो रहा है, यानी कि डेली रूटीन में कोई काम होता है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। पास्ट में कोई डेली रूटीन में काम हो रहा था, वो पास्ट की हैबिट थी, जिसको हम यूज्ड टू और वुड इनमें डिनोट करते हैं, जो मैंने मॉडल्स में पढ़ाया था। अब पास्ट इंडेफिनिट क्या है, फिर पास्ट में कोई काम हुआ किसी पॉइंट पे, वो है पास्ट इंडेफिनिट। जैसे राम स्कूल गया, मोहन ने क्रिकेट खेला, मोहन ने क्रिकेट खेला क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। मोहन क्रिकेट खेलता था, वो उसकी हैबिट थी पास्ट की। मोहन यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेलता था, मोहन यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। देखो राम फुटबॉल खेलता था, तो ये आएगा राम यूज्ड टू प्ले फुटबॉल। ये मैंने मॉडल में पढ़ा दिया है, राम यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, ये क्या है, पास्ट की हैबिट है। अब राम ने फुटबॉल खेला, इसकी क्या होगी, राम प्लेड फुटबॉल, ठीक है। राम फुटबॉल खेलता था, पास्ट की हैबिट है, जिसको हम या तो वुड यूज करेंगे या यूज टू, दोनों यूज कर सकते हैं हम। तो राम ने फुटबॉल खेला, ये पास्ट इंडेफिनिट है। राम प्लेड फुटबॉल, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आया समझ में पास्ट इंडेफिनिट का। अब देखो नेगेटिव कैसे बनाते हैं, मैंने बता दिया इंडेफिनिट के लिए क्या यूज करते हैं हम, डू। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए डू या डज, और पास्ट इंडेफिनिट के लिए क्या होगा, डिड। तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, और उसके बाद नोट। अब देखो पॉजिटिव में हम क्या कर रहे थे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख रहे थे, लेकिन जब नेगेटिव बनाया तो डिड के बाद क्या है, नोट, और उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। यहां से भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। इंटेरोगेटिव देखो, इंटेरोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या क्या जाएगी, तो क्या होगा, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, नोट हो तो नोट, अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल जो एग्जाम में भी आया था, एक बार देखो,
डिड सी नॉट bought a new pen for her exam. Did she not bought a new pen for her exam? ये A, ये B, ये C और D नो एरर। बताओ इसमें कहाँ एरर है या एरर फ्री है ये बताओ। देखो, डिड सी नॉट बोट ए न्यू पेन फॉर हर एग्जाम, इसमें एरर है बी पॉइंट में। यहां बोट क्या होगा, बोट की जगह बाई आएगा, बाई। क्यों आएगा, देखो सेंटेंस में क्या है, सी देखा हमने, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। जब डिड आ गया, डिड हेल्पिंग वर्ब जब आ गई तो डिड के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना कि सेकंड फॉर्म। ठीक है, आया समझ में। जब भी सेंटेंस में डू, डज या डिड, जब भी सेंटेंस में डू, डज या डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब आए हो तो इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, आया समझ में। हो गया पास्ट इंडेफिनिट भी। अब हमारा रहेगा फ्यूचर इंडेफिनिट। देखो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट की डेफिनेशन देखो क्या होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर में कोई काम होगा, फ्यूचर में कोई काम होगा वो क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। और फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा वो क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर में कोई काम होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर, सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट, और फ्यूचर के लिए क्या लगाएंगे, शैल या विल। शैल विल एक मॉडल भी है, ये अपने बाद क्या लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सिंपल सा है फ्यूचर इंडेफिनिट सबसे। जैसे राम क्रिकेट खेलेगा, राम विल प्ले क्रिकेट। राम क्रिकेट नहीं खेलेगा, नोट लगाना हो तो कहां लगेगा, शैल और विल के तुरंत बाद। इंटरोगेटिव बनाना हो तो शैल और विल उठ के सब्जेक्ट से आगे आ जाएंगे। सिर्फ इतना सा था। शैल कब लगता है, आई और वी के साथ, बाकी जो बचे सब्जेक्ट सब के साथ क्या लगेगा, विल। शैल सिर्फ आई और वी के साथ आता है, बाकी सभी के साथ क्या आएगा, विल। ठीक है, तो ये हमारे टेंस कंप्लीट हो गए हैं। हमने एक एक टेंस को बड़ी डिटेल से स्टडी कर लिया है, बेसिक को। अब जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ 8-10 रूल हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।